हेलो, वेलकम टू लोको पायलट चैनल अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। आइए आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाते हैं। आप लोग को चैप्टर 3 है फिजिक्स का, और यही आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी काम करता है। बस सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का क्लास है और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगी कंप्लीट। और हम आपको जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में से अगर हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99.9% गारंटी है कि यही सब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, 30 मिनट का वीडियो है और आप इसको बनाइए। टोटल आपको 21 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें ये तीसरा चैप्टर है। 21 चैप्टर को हमने 15 से 16 घंटा में कवर किया है। तो आप पूरा बनाइए और पूरा फिजिक्स आपका अपना हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा, चाहे किसी भी तरह टाइप का क्वेश्चन हो। देखिए, ये हमारे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स किताब है। मेरे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स को पढ़ के आप भी बन सकते हैं लोको पायलट, या फिर रेलवे किसी पोस्ट की तैयारी करते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी 0 लेवल से शुरू करके 3 महीने में पढ़ सकता है और 90% प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी गारंटी होगी। 90% से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन कम से कम 90% तो जरूर आएगा हमारे मास्टर नोट्स में से। और बस आपको इसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसमें आपको मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का किताब है, और इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट भी मिलेगा लोको पायलट के स्टूडेंट के लिए। ये बिल्कुल बेसिक किताब है और यही सब में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। फिलहाल इसको ऑर्डर करने के लिए ये 2500 का मिल रहा है। आप हमें इस नंबर पर अपना ऑर्डर भेजिए और फिर आपको मास्टर नोट्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। आपको मास्टर नोट जो है इस तरह के पैकेट में बंद होकर के मिलेगा, जो कि मेरे द्वारा लिखा गया होगा। और मास्टर नोट्स की क्वालिटी कुछ इस टाइप से होगी, स्पाइरल बाइंडिंग के साथ में। तो बस आपको यही पढ़ना है। 2 से 3 महीने मेहनत कीजिए और आप एग्जाम को ईजिली क्रैक कर लीजिए। अब आपको मास्टर नोट्स के साथ में स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन मिलेगी, जिसमें कि आपको मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर आप जहाँ पर भी नहीं समझ पाएंगे आप वीडियो में जाकर देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगी। और ये मास्टर नोट्स के साथ में ये बिल्कुल फ्री आती है, ये बिल्कुल फ्री आती है। और ये मैं हूँ, और लोको पायलट हमने 2014 में और 2018 में मैंने निकाला हुआ आरआरबी मुजफ्फरपुर से। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये किताब है फिजिक्स का, जिसमें से हम लोग को आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। और इसी फिजिक्स किताब से आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। और इसका इंडेक्स एक बार देखा जाए तो इंडेक्स में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर है, जिसमें कि है यूनिट आप लोग को पढ़ा चुके हैं। दूसरा चैप्टर है मोशन, तीसरा है वर्क एनर्जी पावर, जो अभी इस वीडियो में होने वाली है। ग्रेविटी, प्रेशर, फ्लोटिंग, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, साउंड वेव, रेडियो एक्टिविटी, कॉस्मोलॉजी, एटम, मैग्नेटिज्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, नाभिकीय विखंडन और का है हीट चैप्टर। ये टोटल 21 चैप्टर है और यही 21 चैप्टर में से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम में लीजिए या फिर यूपीएससी तक के एग्जाम में। टॉपिक यही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकती है। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे मास्टर नोट फिजिक्स चैप्टर 3 वर्क एनर्जी पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी ये टॉपिक है, उसमें भी सेम यही टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको क्या सब चीज़ें पढ़नी है, और इसको हम आप लोग को अच्छे से समझाते हुए चलते हैं क्या सब चीज़ें हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या है, कार्य। कार्य क्या होती है, यानी काम। तो आप किसी काम को करते हैं तो फिजिक्स के अनुसार काम किसको कहा जाए। आप पढ़ते हैं वो काम होता है, वो काम नहीं होता है। फिजिक्स के अनुसार वो काम नहीं। फिजिक्स के अनुसार काम क्या है कि आप कोई बोझ उठाए सर पे और उसको एक जगह से दूसरे जगह जाके रख दिए, वो क्या हुआ, काम हो गया। और मान लीजिए आपने अपने सर के ऊपर 40 किलो का एक बोरा उठाया चावल का, और उस बोरी को उठा करके आपने ए से बी जगह पे ले गया, और फिर बी जगह से वापस आप इसी जगह पे लेके आ गए। तो आपके द्वारा किया गया काम कितना है, आपके द्वारा किया गया काम कितना है, 0 काम है। फिजिक्स उसको मानता है कि आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 0 काम किया। फिजिक्स के अनुसार काम का मतलब ये होता है कि काम में मतलब विस्थापित हो जाए, कोई वस्तु आप जिस पे बल लगाते हैं वो कुछ ना कुछ दूर तक विस्थापित हो जाए, उसको बोलेंगे आपने काम किया, ठीक है। अब इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आप ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ पे मिलता है कूली, जो कि सामान ढोने का काम करता है। तो कूली को आप अपना बैग उठा दीजिए सर पे और उसको पूरा स्टेशन घुमाइए और फिर उसी जगह बोलिए जाके रख देना। तो बोले कि साहब हमें 200 रुपये दे दो। तो आप बोले कि फिजिक्स के अनुसार तो आपने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि काम में जो वस्तु होती है वो विस्थापित होती है।
फिर चाहे उसमें कितना भी आप बल लगा लीजिए, लेकिन विस्थापित करके उसको दोबारा से उसी जगह पे आप अगर ले आते हैं तो वो काम होता है जीरो। तो आइए हम लोग जानते हैं काम की परिभाषा। कार्य यानी वर्क, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। W बराबर Fs, W बराबर Fs, ठीक है। F मतलब फोर्स और S मतलब विस्थापन, यानी कि W बराबर Fs, न्यूटन मीटर होगा। कार्य एक क्या है? अदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि। कार्य कोई भी होता है वो होता है अदिश राशि, उसमें दिशा नहीं होती। कार्य किसी भी दिशा में हो सकती है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होती है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा कोण बनता है तो W बराबर Fs cos थीटा। क्या होगा? W बराबर Fs cos थीटा। इसका हम आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे? जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब वहाँ पे। फिलहाल आप लोग इसको याद रख लीजिए, यही सब चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 6 देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा होता है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं और यांत्रिक ऊर्जा होती है दो प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में स्थिति के कारण, उसके स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि पानी टंकी में रखा हुआ पानी किसका एग्जाम्पल है? स्थितिज ऊर्जा का। जब आप नीचे नल खोलते हैं तो कौन से ऊर्जा का नल आ जाती है नीचे? एक तो ग्रेविटी होती है और दूसरी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। वो ग्रेविटी का एक पार्ट है, mgh होती है, जहाँ पे जी जो होता है ग्रेविटी होती है। अब देखिए, अब देखिए गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो आपको तो हम बता दिए कि गति कारण जो काम करने की क्षमता है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नंबर 11, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा यानी ke यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ mv²। क्या होती है? हाफ mv², 1/2 mv²। इस पे क्वेश्चन आएगी कि अगर बताइए आपको क्वेश्चन इस पे किस तरह से आई? द्रव्यमान को दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वो भी हो जाएगी 2 गुना। वेग को 2 गुना करने पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि v का स्क्वायर हो जाती है। तो ये सब कुछ कहाँ से क्लियर होगा? वो फॉर्मूला से होगा, के बराबर mv²। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? यानी पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको बोलते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांध में संचित पानी, वो किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा। जब बांध के गेट को खोल कर उसको टरबाइन पे गिराया जाता है तो टरबाइन जो है बिजली बनाती है, तो स्थितिज ऊर्जा को ही बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी एक ऊर्जा का प्रकार हो गया। अब देखिए, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। आप पहले देखेगा कि चाबी वाली घड़ी आती है तो उसको चाबी दे दीजिए तो स्प्रिंग हो जाती है टाइट, और फिर वही स्प्रिंग रिवर्स में घूम करके घड़ी को घुमाते रहते थे। वो कौन सा ऊर्जा कारण होती है? वो होती है स्थितिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। ये सब एग्जाम में बहुत पूछता क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बांध बना के इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तनी हुई स्प्रिंग को आप खींच देते हैं तो वो दोबारा से अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। कमानी, जो तीर कमान होता है ना, धनुष, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करती है, ठीक है। जैसे कि पानी का जो टंकी है उसमें ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, वो कैसे काम कर रही है? वो मतलब कि
वो गुरुत्व बल के वो विपरीत काम कर रही है, तभी उसमें ऊर्जा है। अगर विपरीत काम नहीं करे तो उसमें ऊर्जा होगी ही नहीं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? Pe बराबर mgh, जहाँ m बराबर मास होती है यानी द्रव्यमान, g मतलब ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8। नॉर्मली उसको 10 भी मान सकते हैं, लेकिन 9.8 जो है उसका एक्चुअल है। और यहाँ पे हाइट क्या है? h मतलब हाइट यानी उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला आ गया, Pe बराबर mgh। इसको याद रख लीजिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? ऊर्जा को न तो कोई पैदा कर सकता है, न तो कोई उत्पन्न कर सकता है, और न ही कोई उसको नष्ट कर सकता है। ऊर्जा को कभी भी आप नष्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए बल्ब जल रही है, तो बल्ब जल रही है इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा बर्बाद हो रही है, बिजली ऊर्जा बर्बाद हो रही है। बिजली ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही है, वो बिजली ऊर्जा जो है बल्ब को जला रही है। अब बल्ब जो है वो प्रकाश ऊर्जा में फैल करके चारों तरफ फैल जा रही है। और कोई ऐसा, जैसे आप फिर यहाँ पे अगर सूर्य प्लेट लगा दिया जाए तो फिर से उसी प्रकाश ऊर्जा को दोबारा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा को ना तो कभी खत्म, ना तो कोई उसको उत्पन्न कर सकता है और ना ही कोई इसको खत्म कर सकता है। बस उसके रूप को एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हैं, उसको बदला जा सकता है। ठीक है, इसी पे पूरा दुनिया चल रही है, पूरा फिजिक्स काम कर रहा है। ठीक है, यही चीज है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाला ऊर्जा, जो घूमता है, घिरनी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? डायनेमो। जब आप पुराने जमाने में देखते हो, साइकिल में, एक साइकिल के पीछे वाले टायर में एक छोटा सा डायनेमो रहता था। उसको चक्का में जब सटाइए तो डायनेमो का रोटर घूमेगा, और जब से वो घूमेगा उसके वायर द्वारा वो बल्ब को जला देता था। वो डायनेमो क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा है। अभी भी बड़े बड़े डायनेमो का उपयोग करके बांध में या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वही डायनेमो का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। दो प्रकार होती है, एसी और डीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? रासायनिक ऊर्जा एक तरह की प्राकृतिक ऊर्जा हुई। रसायन यानी केमिकल, तो मोमबत्ती क्या है? वो भी तो एक तरह का केमिकल है। आप लोग को अगर मोम बनाना होगा तो आपके घर के आसपास अगर कहीं मधुमक्खी का आपको छत्ता मिल जाए जिसमें कि मधु नहीं हो, मध नहीं हो, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली? वो होता है एक मोम होता है। मोमबत्ती जो होता है ना, मोम होता है। आप उसको एक छोटे से बर्तन में लीजिए, उसको गैस के ऊपर चढ़ाइए, तो देखिए वो पिघल जाएगा। जैसे ही वो पिघल जाएगा तो उसमें आप छोटा सा सूती का कपड़ा डाल दीजिए, फिर रुई डाल दीजिए, और फिर वो जम जाएगा तो वो मोमबत्ती बन जाएगा। फिर आप उसको जला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या हो? रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और उसमें थोड़ी सी हीट निकलती है यानी ऊष्मा निकलती है, तो उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आप इस चीज़ को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए कि मोमबत्ती कैसे बनती है। प्राचीन काल में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जब डीजल और पेट्रोल नहीं होता था, केरोसिन नहीं होता था। केरोसिन तो ये 18वीं सदी में आई है, यानी 19वीं सदी में आई है। उससे पहले जो लोग घर को रोशन करते थे, कैसे करते थे? वही मोम का उपयोग करके। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको पिघला करके, उसको जैसे आप आग में डालिए वो पिघल जाएगा, और फिर आप उसमें बत्ती डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या इसको बोलते हैं? मोमबत्ती। अब देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण क्या होते हैं? माइक्रोफोन। अब देखिए, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन मतलब माइक। हेलो चेक, आप डीजे, और ये क्या है? ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी एक तरह का स्पीकर ही होता है। इसको जब आप खोलिएगा, इसमें एक छोटा सा स्पीकर टाइप का होता है। तो माइक्रोफोन जो है, हम यहाँ पे बोले, ये क्या है? ध्वनि ऊर्जा। इसको माइक्रोफोन ने इसको कैप्चर किया। ठीक है, इसको कैप्चर किया, और उसी कैप्चर को वो आप तक कैसे पहुँचा रहा है? इस मोबाइल फ़ोन तक कैसे, इस कैमरा तक कैसे पहुँचा रहा है? हमने यहाँ पे बोला
ये जो माइक्रोफोन है उसको इसने बिजली में कन्वर्ट किया, विद्युत में, और वो इस तार के माध्यम से वो पहुंचा कैमरा तक, और कैमरा आप तक उसको ध्वनि में कन्वर्ट कर ले दोबारा से, यानी ध्वनि ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में, और फिर स्पीकर जो है उसी को उसी बिजली ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल के आपको सुनवा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। हेलो चेक, इस बार इंडिया जीत जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या होता है? माइक्रोफोन। ठीक, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोबारा से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या होता है? लाउड स्पीकर, स्पीकर। तो इसमें क्या है, माइक्रोफोन भी एक तरह का छोटा सा स्पीकर ही होता है। ठीक है, सेंसिटिव काफ़ी होती है। तो बिजली ऊर्जा को दोबारा से ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है? लाउड स्पीकर, डीजे। ठीक है, सौर ऊर्जा को यानी सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या होता है? सोलर सेल। सोलर सेल, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या होता है? बिजली उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? ट्यूबलाइट या फिर बल्ब, CFL या फिर LED लाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? बिजली से घिरनी नचा दे, कौन सा? पंखा चल रही है, वो क्या है? यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? बिजली को प्रकाश एवं ऊष्मा में कौन करता है? विद्युत बल्ब। जब देखिए कि रेड कलर का जो बल्ब होता है, सोडियम बल्ब, हीलियम उसमें डाला जाता है, हीलियम बम, टंगस्टन वाला जो बल्ब होता है ना, लाल रंग का, पीला रंग का, वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा उसके पास जाएगा तो उसमें से थोड़ा गर्मी भी निकलता है, तो इसलिए बोला है कि उसको प्रकाश और गर्मी दोनों में वो कन्वर्ट करता है बिजली को। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला क्या होता है? जब रिमोट में डालते हैं बैटरी, पहले रेडियो चलती थी बैटरी से, घड़ी में जो लगती है बैटरी, वो क्या है? उसके अंदर में पहले कार्बन, जिंक, कॉपर ये सब डाल करके उसको एक ऐसा मैग्नेटिज्म, मतलब उसको ऐसा सिस्टम बना दिया गया जिसमें कि प्लस और माइनस को निकाल लिया गया, और उसी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिमोट जलाते हैं या फिर घड़ी चलती है, वो सब क्या है? बिजली से चलती है। तो रासायनिक ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में बदलती है कौन सा? शुष्क सेल, यानी कि बैटरी। शुष्क सेल, बैटरी किसको बोलते हैं? बहुत सारा सेल को जब एक साथ जमा किया था उसको बोलते हैं बैटरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, कभी आप लोग ढोलक बजाएं, ढोल बजाए हैं, ऐसे बजाते हैं तो वो ध्वनि निकलता है, तो कैसे? हम जो उस पर मार रहे हैं ढोलक पे, तो वो क्या हो रहा है? वो आप यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हैं, वहाँ से निकल रहा है क्या? ध्वनि ऊर्जा। कभी आप गिटार बजाई होगा तो ऐसे तार को इसी तरह हिलाते हैं तो क्या बजता है? गिटार, आवाज़ निकलती है, तो वो क्या? यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब जैसे आप ताली बजा रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना, तो ये क्या ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा को बदल रहे किस में? ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं। ठीक है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध होती है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होती है। तो KE बराबर P²/2m, P²/2m। KE बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि संवेग यहाँ पे क्या है? P है, तो P को करेंगे 2P, तो 2P का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4P हो जाएगा, जो दो गुना के तो वो हो गया 4 गुना। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं तो काम करने में कुछ टाइम भी लग रहा है, तो काम को समय से भाग दे जो क्या हो जाएगा? शक्ति। किसकी शक्ति क्या है? जो इतना देर तक काम करने की शक्ति है। तो कार्य करने की दर को शक्ति का दर मतलब उल्टा होता है, तो काम बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। जब किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी? P बराबर W/T, P बराबर W/T। यह भी एक फॉर्मूला है, आपको आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में एक काम आएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होती है। जेम्स वाट नाम के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में वाट रखा गया।
जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होती है। अब देखिए 1 किलोवाट क्या होती है, तो आप लोगों ने यूनिट चैप्टर में सीखा है कि 1 किलो का मतलब होता है 1000, 1000 वाट मतलब 1000, किलोवाट मतलब 1000 वाट। मेगावाट, तो मेगा का मतलब भी आप समझे हैं, मेगा मतलब 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 वाट, 10 का पावर 6 वाट। शक्ति की एक और मात्रक होती है, वो होती है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। देखिए जब मोटर नहीं चलती थी, जब मोटर कार से पहले क्या चलती थी, कार से पहले भी रेलगाड़ी चलती थी, कार के आविष्कार से पहले भी रेलगाड़ी अभी जो चल रही है ना बिजली वाली या डीजल वाली, उससे पहले भी रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन उस रेलगाड़ी को पटरी भी होती थी, इंजन पटरी होती थी, डब्बा होता था, लेकिन उसको खींचने के लिए घोड़ा गाड़ी लगता था, घोड़ा। और पटरी पे जो ट्रेन का जो बॉगी उसको खींचने के लिए होता था घोड़ा। तो एक घोड़ा को एक मानक बना लिया गया कि एक घोड़ा जो है ना 746 वाट ऊर्जा जो जनरेट करता है उतना पावर होती है। तो शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसका कितना होता है वाट, 746 वाट। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सबको ये क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक एग्जाम में आता है। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर, ये बिल्कुल कॉमन है, बच्चा को याद रहता है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। अश्व शक्ति इकाई, अब देखिए नया क्वेश्चन आपको मिल गया कि 746 वाट जो बोला गया था शक्ति का जो मात्रक है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो भी दिया गया था जेम्स वाट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, जो शक्ति का मात्रक है 1 किलोवाट का मान अश्व शक्ति में कितना होगा, 1.34 किलोवाट। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 746 को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 4 से दोनों कटेगा तो 1.34 किलोवाट हो जाएगी। चलिए अब देखिए 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट यानी 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ये तीनों डेटा जो है एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये आपके पास नया क्वेश्चन आ गया तो इसको भी याद रख लीजिए। ये अश्व शक्ति, ये 746 वाट जो है वो किसने दिया था, जर्मनी के वैज्ञानिक जो जेम्स वाट थे उन्होंने ही दिया था। अब आइए हम लोग का एक नया सेक्शन है हमारे मास्टर नोट्स की, जिसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, एग्जाम में जो सब क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है, वो बल होती है घर्षण बल। कार चलती है, आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए चक्का है, चक्का को ब्रेक का जो ब्रेक शूज होता है ना उसको बहुत ज़ोर से प्रेस करता है तो चक्का रुक जाती है। तो कैसे रुक जाती है, मतलब ये जो बहुत ज़ोर से उसको प्रेस करता है और वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। वही जब इसका जो ब्रेक शू जब घिस जाता है तो उतना घर्षण बल काम नहीं करता, वो नहीं रुक पाती है। ठीक है, एक इंसान भी किसी पृथ्वी पर चल पाता है वो घर्षण बल के कारण ही चल पाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटी चैप्टर में घर्षण बल थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता क्या है, शून्य काम यानी जीरो काम। देखिए हम एक पागल आदमी है, ठीक है, दीवार को जो धक्का दे वो पागल आदमी होगा ना। मान लीजिए ये दीवार है, दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब कितना भी जोर लगा लीजिएगा दीवार तो गिरने वाला है नहीं। तो आपने तो वहाँ पे काम किया, आपने वहाँ पे बल लगाया, अपना शक्ति वहाँ पे बर्बाद किया, लेकिन दीवार नहीं गिरेगा। तो अगर दीवार गिर जाता, थोड़ा सा 1 मीटर उधर खिसक जाता तो हम बोलते कि वहाँ पे काम हुआ है, लेकिन दीवार नहीं गिरा है तो वहाँ पे काम नहीं हुआ है, जीरो काम। फिजिक्स उसको मानेगा जीरो काम, लेकिन आप बोलिएगा हमको मजदूरी चाहिए क्योंकि हमने अपना ऊर्जा बर्बाद किया। भले आपने अपना ऊर्जा बल लगा करके उसको अपना ऊर्जा बर्बाद किया, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो फिजिक्स बोलेगा जीरो काम हुआ है और लेकिन आपका ऊर्जा बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो बल का भी परिभाषा वही है कि आप किसी चीज़ को विस्थापित कीजिए या फिर विस्थापित करने की कोशिश कीजिए, उसको बोलेंगे बल। और फिजिक्स बोलता है आप बल लगाइए या फिर नहीं लगाइए, काम अगर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे काम नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ, एक
10 किलोग्राम के पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर वापस लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य कितना होगा? 0 काम होगा। कितना काम होगा? 0 काम होगा। आपको पता होगा तभी तो, यानी विस्थापन होना चाहिए। आप गए घूम फिर के दोबारा यहीं पे आ गए तो काम नहीं हुआ, फिर चाहे आप कितना भी दूरी क्यों ना गए, कितना भी वजन क्यों ना उठा लिए। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पीई बराबर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है? mgh, जहाँ पर m बराबर क्या है? 10 किलोग्राम, g का वैल्यू कितना होती है? 9.8, और h का वैल्यू कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर 10 दाहें 100 यानी कि 90, 10 दाहें 100 यानी 980 जूल इसका ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होती है, तो 980 जूल इसका वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, वह कितना काम करता है? अब देखिए कितना भी कुछ है, तो जहां से चला दोबारा वहीं आ गया तो 0 काम हो गया। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान की रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अब देखिए, रॉकेट को आप ले जाते हैं, धरती से ले जाते हैं चांद पे, उसमें ज़्यादा ताकत लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, या फिर चांद से वापस धरती में आ रहा है तो उसमें ज़्यादा ताकत चाहिए या ज़्यादा ऊर्जा चाहिए? तो जब चांद से वापस आता धरती में, उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष में जाना आसान है लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। ठीक है, आना तो बहुत आसान है लेकिन वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो वही बात है, चंद्रमा जो है अपने आप को बोलता है अंडरवर्ल्ड। चंद्रमा पर आना आसान है लेकिन चंद्रमा से वापस धरती पर लौटना मुश्किल है। ठीक है, तो वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है वो चंद्रमा से ज़्यादा होता है, इस वजह से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उसमें। अब देखिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कितनी हो, ऊर्जा क्या होगी? चलती गाड़ी चल रही है, मतलब क्या है? गाड़ी है, गति में गाड़ी है, और आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन आप बैठे हुए तो गाड़ी के साथ आप भी तो चल रहे हैं, तो आप में कौन सी ऊर्जा होगी? आप में भी होगी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। झरना का जल ऊंचाई से गिरता है और झील में संचित होता है। इस जल के संभावित ऊर्जा को विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। यदि इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में न हो तो ऊर्जा का क्या होगा? तो संभावित ऊर्जा का स्रोत जो है वो बना रहेगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी, वो हमेशा ऊर्जा उसमें संचित रहेगी। तो यानी ऊर्जा का एक संभावित स्रोत रहेगा बना हुआ। हमने एक गया था यूपी में, जागरेब एक बांध था, एक झील था। हमने वहाँ पे देखा कि 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ एरिया था, बीच में मतलब गड्ढा टाइप का था, उसमें पूरा पानी था भरा हुआ, उसी में से नहर निकल रही थी। जागरेब ये बनारस के आसपास में। तो उस झील में क्या ऊर्जा रहती है? वहाँ पे रहती है, भले आप उसका बिजली बनाने में इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गति, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है हमेशा के लिए। अब देखिए, सड़क पर एक कार और भार से लदा एक ट्रक दोनों ही समान चाल से चल रही है। ट्रक की तुलना में कार में निहित है। अब देखिए, ट्रक में ज़्यादा ऊर्जा होगा कि कार में? यह बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा के ई बराबर पूछ रहा है, के ई बराबर, तो के ई क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए, एम मतलब क्या? भार। तो जिसका भार ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो भार लदा हुआ ट्रक है तो ट्रक में ज़्यादा ऊर्जा होगी ना, तो कार में होगी कम ऊर्जा। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। किसी अणु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी किस में? कोई अणु है, उसकी जो गतिज ऊर्जा न्यूनतम किस में होगी? कोई अणु है, तो देखिए गैस है, तो गैस में जो अणु है वो बहुत तेज़ी से इधर से उधर भाग सकता है। लिक्विड जो पानी है, उसका जो अणु होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे घूमता है। लेकिन कोई मान लिया ठोस चीज़ है, कोई ईंट है, पत्थर है, उसका जो अणु है वो कहाँ? जहाँ का तहीं रहता है, बिल्कुल जीरो रहता है उसका गतिज ऊर्जा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, कोई अणु जो है
उसका गतिज ऊर्जा न्यूनतम किस में होती है? ठोस में, 0 होती है लगभग में। जब एक गतिमान वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गति दोगुनी कर दी जाती है हाफ mv²। v को कर दिया डबल तो v जो डबल हुआ वो तो स्क्वायर हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगर इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जो v है वो आधा हो गया तो बट्टा 4 आ जाएगी। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है कौन सी ऊर्जा? जब तो वह परिवहन करती है गतिज ऊर्जा परिवहन करती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या ऊर्जा परिवहन करती है? गतिज ऊर्जा, या फिर अगर गतिज ऑप्शन में तो ऊर्जा परिवहन करती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। आपको बताया मैंने कि ऊर्जा कभी भी उसका विनाश आप नहीं कर सकते हैं ऊर्जा का, ठीक है। कोई बोलता है कि ऊर्जा तुम बर्बाद कर रहे हो, तो ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, जबकि दूसरे रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहता है कि यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, जब यह जमीन से आधे ऊंचाई पर होगी तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा रुकी हुई वस्तु में होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो है देखिए यहाँ पे अभी ये रुका हुआ है, इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये जैसे इसको हम गिराए तो ये जब गिरते हुए रास्ते में आ रही थी तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? इसमें आ गई थी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ गई थी, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एक जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल की शक्ति है, जल की स्थितिज ऊर्जा। एक हल्के पिंड A और एक भारी पिंड B की गतिज ऊर्जा समान हो तो A का अपेक्षा B का संवेग अधिक होगा, संवेग अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए हल्का पिंड और भारी पिंड B है जो कि गतिज ऊर्जा बराबर है, गति का जो ऊर्जा वो बराबर है, लेकिन संवेग किसका ज़्यादा होगा? संवेग होगा हमेशा भारी चीज़ का ज़्यादा, भारी चीज़ का ज़्यादा होगा संवेग। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता आती है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उठाए गए हथौड़े में होती है स्थितिज ऊर्जा। देखिए जब टीचर किसी बच्चे को मारता है तो छड़ी उठाता है, तो उठाए गए छड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। और हथौड़ा से देखिए एक लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, तो वो क्या करता है? हथौड़ा से पीटता है कोई औजार को, तो जो उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। निष्पादित कार्य मापा जाता है किस में? बल गुने दूरी। आप कितना काम किए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बल गुने दूरी। आप कितना न्यूटन 10 न्यूटन का बल लगा दिए और कितना दूरी तय कर लिए? 100 किलोमीटर, तो वो बल गुने दूरी होता है। इसका क्या? निष्पादित काम का परिभाषा ये बल गुने दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या कहता है? एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग v है जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m, ठीक है। द्रव्यमान m होती है, संवेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m। k p²/2m, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए गतिज ऊर्जा व्यक्त किया था हाफ mv², हाफ गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? हाफ mv²। ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। टेलीफोन के तार में किस ऊर्जा का संचार होता है? टेलीफोन के तार में भले आप उसमें ध्वनि भेज रहे हैं लेकिन उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें होती है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, कौन सा? कार्य शक्ति ऊर्जा चैप्टर का, ठीक है, जिसको कि हमने इस फिजिक्स वाले किताब से पढ़ा है, जिसको कि मैंने लिखा आज से कितना 5 साल पहले हमने इसको लिखा था और तब से ये कंटिन्यू बिक रही है और बहुत ही बेहतरीन सा नोट्स है आपके पास। देख रहे हैं अभी 34 मिनट का हुआ है समय, जिसमें कि 30 मिनट में हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया। आप 30 मिनट में इसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं और इतना समय में काफ़ी है, एक चैप्टर पूरा पढ़ ले, ठीक है। बस आपको इतना ही चैप्टर तो कंप्लीट करना है और हम आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के अंदर में एक चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं। और सब टीचर को आप देखिए कि बीच का एक क्वेश्चन बताया
और भारत से चला जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से धरती के अंदर, फिर अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ आपको घुमाते रहता है। तो इस तरह का पढ़ाई हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए और आप लोग मास्टर नोट्स ज़रूर खरीदिए। ये मास्टर नोट्स आपको रिजल्ट दिलवाएगा, 100% रिजल्ट दिलवाएगा। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कीजिए, आपके घर पे ये 4 दिन में पहुंच जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। 2500 रुपये सभी किताब का कीमत है। 2500 में आपको सब किताब मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल, जो भी आपको भाषा चाहिए ऑल इंडिया के अंदर में, वो सभी भाषा में उपलब्ध है। सभी भाषा में कन्वर्ट किया गया नोट्स है, आपको वो नोट्स मिल जाएगी आपके भाषा में, और फिर आप उसको लीजिए। साथ में आपको वीडियो कोचिंग मिल जाएगी, आप उससे पढ़ाई कीजिए। बस 2 महीने का समय दीजिए अपने आप को और पूरा मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। 100% आप रिजल्ट को निकाल के ले आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं हाजिरी लगाइए इस कमेंट सेक्शन में, और आप यस सर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।